big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we will be solving the ISC specimen paper of English language for 2023 examinations. ISC ने बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हुए हैं इन द पैटर्न ऑफ देयर स्पेसिमेन पेपर जो 2023 के एग्जामिनेशन में आएगा फॉर क्लास 12th. बट इन इंग्लिश आई हैव नेवर नॉट फाइंड एनी सच चेंजेस. ओके, तो जैसा अभी तक आया है एक्सेप्ट ऑफ 2022 एग्जामिनेशन, उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं जैसा उसमें एग्जामिनेशन पेपर आया था सेम वैसे ही ये भी है. द पेपर इज़ ऑफ 80 मार्क्स. दिस इज़ 80 मार्क्स. द पेपर इज़ ऑफ 80 मार्क्स एंड इट इज़ ऑफ 3 hours. देन you will be given additional 15 minute. इस 15 मिनट में you are just supposed to use your brain. Don't use your hands in it कि हम पेपर में कुछ भी कर दें. ओके, and this is very important 15 minutes. How? Because in 15 minutes में आप अपने next 3 hours decide करोगे actually what you are supposed to do. स्पेसिमेन पेपर में जितनी भी चीज़ें लाइक यू हैव योर एसे, तो व्हेन यू विल गेट द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर सबसे पहले अपना बेस्ट एसे चूज़ करो इन विच यू कैन गिव योर बेस्ट. ओके, देन उसके बाद सेकेंड इज़ द प्रपोजल राइटिंग एंड डायरेक्टेड राइटिंग. सो यू हैव टू थिंक ऑन इट कि आपको उसमें क्या करना है, कैसे उसको लिखना है, व्हाट कैन बी द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट कैन बी द थिंग्स दैट यू हैव टू मेंशन इन इट. देन थर्ड इज़ द फंक्शनल ग्रामर. फंक्शनल ग्रामर में इट्स कम्प्लीटली ऑन अप टू यू द प्रैक्टिस दैट यू हैव डन फॉर द ईयर लॉन्ग. ओके, और लास्ट इज कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन के लिए सिर्फ एक चीज़ याद रखना, प्लीज़ रीड इट एटलीस्ट ट्वाइस बिफोर अटेम्प्टिंग द आंसर्स. ठीक, तो ये 15 मिनट्स में आपको यही करना है एंड यू आर नॉट सपोज टू राइट इन दीज 15 मिनट्स ड्यूरिंग दिस टाइम. ठीक, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल 4 क्वेश्चंस. जितने भी राइटिंग और फंक्शनल ग्रामर है वो सब आपको अटेम्प्ट करनी है. फर्स्ट इसमें क्या लिखा है, यू आर नॉट सपोज टू स्पेंड मोर देन 45 मिनट्स ऑन क्वेश्चन नंबर 1, 55 मिनट्स इन क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट इज़ द एसे राइटिंग. ओके, उसके लिए बोला गया है यहाँ पे. सेकेंड इज़ 55 मिनट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 2. 55 मिनट्स दे हैव गिवन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टेड राइटिंग एज वेल एज द प्रपोजल राइटिंग. ये दोनों चीज़ें जो उन्होंने दी हैं उसके लिए उन्होंने बोला है. देन 30 मिनट्स फॉर फंक्शनल ग्रामर. दिस इज़ फंक्शनल ग्रामर एंड लास्ट इज फंक्शनल ग्रामर एंड लास्ट इज last 50 minutes you have to attempt the part of last 50 minutes you can do it for comprehension writing. ठीक, दिस इज कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. अब क्या कहा गया है इसमें, सबसे पहले इसमें ऐसे वाला पार्ट है. हाउ यू विल अटेम्प्ट द ऐसे. सी, ऐसे कॉम्पोजिशन इज समथिंग जिसमें आप एनी सॉर्ट ऑफ राइटिंग लिख सकते हो. तो इट शुड बी ऑफ 400 to 450 वर्ड्स. एक सिंपल से सेंस समझा करो दैट वेन एवर यू डू प्रेसी, आपने 10th में प्रेसीज अटेम्प्ट की होगी, 50 वर्ड्स की जो प्रेसी होती है वो ऑलमोस्ट हाफ पेज लेती है. तो कंसिडर 100 वर्ड्स एज 1 पेज, 100 या 150 वर्ड्स एज 1 पेज. तो फॉर दिस यू कैन गो फॉर एटलीस्ट 3.5 to 4 पेजेस ऑफ ऐसे राइटिंग. ये हम इतना ज़्यादा लेंथी क्यों बता रहे, सो दैट कि इन केस आपके मार्क्स लेंथ के कारण कटने वाले हों तो वो मार्क्स नहीं कटने चाहिए. ओके, बट यू आर नॉट सपोज टू एक्सटेंड इट. 4 पेज से बहुत ज़्यादा भी एक्सटेंड मत कर देना उसको ओनली बिकॉज यू हैव बिगर हैंड राइटिंग, इसलिए. देन यू आर राइट अ कॉम्पोजिशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स ऑन 400 to 450 वर्ड्स. अब इसमें लिखा हुआ है दैट यू आर रिमाइंडेड दैट यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर ऑर्डरली एंड कोहेरेंट प्रेजेंटेशन. नाउ दिस इज द इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन. क्या इसमें कहा गया है, दैट यू आर रिमाइंडेड दैट यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर ऑर्डरली एंड कोहेरेंट प्रेजेंटेशन ऑफ मैटर. कोहेरेंट प्रेजेंटेशन, इट शुड बी लॉजिकल. ऑर्डरली एक चीज़ है जो सीक्वेंस में चलनी चाहिए और दूसरा लिखा हुआ है कोहेरेंट प्रेजेंटेशन. कोहेरेंट मीन्स कि लॉजिक्स होने चाहिए. आप जो भी कर रहे हो ऑब्वियसली स्टेप 1 पहले लिखा जाएगा, स्टेप 2 बाद में लिखा जाएगा, वही चीज़ इसमें कही गई है. देन यू शुड यूज़ अप्रोप्रिएट स्टाइल. अप्रोप्रिएट स्टाइल का क्या मतलब है,
दैट इट शुड बी बैलेंस्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब बिल्कुल जो आप लिख रहे हो वो नॉर्मल टोन में होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फॉर्मल बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल भी नहीं होना चाहिए। देन एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर्स इरिटेट हो जाएंगे अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करोगे। पंचुएशन, बी केयरफुल ऑफ इट, ओके, एंड द ग्रामर पोर्शन। नाउ वी कम टू द ऐसे। अब देखो ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ एक समझो कि आई विल सेंड यू दिस PDF ऑन टेलीग्राम, ऑन डीवा क्लासेस टेलीग्राम की जो लिंक है दैट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सॉल्व द होल पेपर, वी विल अगेन डिस्कस इट इन डिटेल। ये अभी हम आपको सिर्फ ऊपरी ऊपरी बता रहे हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ें आपको इसमें लिखनी होती हैं, ओके। इसके बाद जब भी इसको दोबारा से हम रिजॉल्व करेंगे तो आई विल मेक इट ईच पार्ट, डायरेक्टेड का अलग बनेगा, प्रपोजल का अलग वीडियो बनेगा, ठीक, वैसे किया जाएगा। तो तब तक के लिए इसको अपने पास सॉल्व करके रखना। क्या लिखा हुआ है, वेरी फर्स्ट ऐसे इज़ द पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव ऐसे। अब इसमें आई विल टेल यू कि व्हाट थिंग्स आर देयर दैट यू आर सपोज टू डू, और क्या चीज़ें जो आपको नहीं करनी है इसमें, ठीक है। लास्ट ईयर यू विजिटेड योर ग्रैंड पेरेंट्स, देयर यू पार्टिसिपेटेड इन अ लोकल फेस्टिवल, describe the way people were dressed, the different cultural events and the food sold in the stalls, okay. What were your feelings as you returned from the festivities? अब डिस्क्रिप्शन की एक चीज़ समझा करो, इन डिस्क्रिप्टिव एसेज जिसमें आपको वहाँ की जगह को डिस्क्राइब करना है, what thing you are supposed to write is the sensory images। सेंसरी इमेजेस क्या होती हैं, वो इमेजेस जो आपके आइज़ को हिट कर रही हूँ, आपकी नोज़ को नोज़ इन द सेंस की मतलब स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल को हिट कर रही हूँ, ओके, सेंस ऑफ टेस्ट को हिट कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी है। सेंस ऑफ नॉइस, व्हाट थिंग्स यू हैव सीन, व्हाट साउंड्स यू हैव हर्ड, व्हाट थिंग्स यू हैव मतलब स्मेल्ड, एंड व्हाट वर द थिंग्स यू हैव टेस्टेड ऑल्सो, ओके। ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी है। तो डिस्क्राइब, पहले एक थोड़ा सा, बहुत छोटा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, एक पूरी उन्होंने जो सेटिंग है वो दे रखी है कि यू हैव ऑलरेडी विजिटेड योर ग्रैंड पेरेंट, आप वहाँ पहुँच चुके हो, देयर यू पार्टिसिपेटेड इन अ लोकल फेस्टिवल। अब उसमें कोई भी आप लोकल फेस्टिवल ले सकते हो, टेक अ ग्रुप नंबर ऑफ लोकल फेस्टिवल्स, जैसे कि किसी एक, जैसे ओनम होता है, ठीक, तो अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग काइंड ऑफ फेस्टिवल्स होते हैं। फर्स्ट इज़ डिस्क्राइब द वे पीपल वर ड्रेस्ड, उनको डिस्क्राइब करो कि वो कैसे दिख रहे थे, व्हाट थिंग्स दे हैव वॉर्न, क्या उन्होंने पहन के रखा था। फॉर एवरी सच डिस्क्रिप्शन यूज़ 1 पैराग्राफ ऑफ 5 to 6 लाइन्स। देन डिफरेंट कल्चर इवेंट्स, क्या क्या कल्चरल इवेंट्स वहाँ पे हुए थे, म्यूज़िक था, डांस था, ड्रामा था, वो सारी चीज़ें आप उसमें डिस्क्राइब करोगे। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ऐसे राइटिंग इज प्लीज़ पुट योर हार्ट इन द ऐसे। इसका क्या मतलब है, जब एग्जामिनर आपके ऐसे को पढ़े, कॉम्पोजिशन को पढ़े, तो उसको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए दैट येस यू हैव मतलब रिटन इट विद ऑल योर हार्ट, उसको चीज़ें इमेजिन होनी चाहिए, ओके। कल्चरल इवेंट्स हो गया, फिर द फूड इन द स्टॉल्स की क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पर खाने के लिए, एंड डिस्क्राइब इट इन सच अ वे कि उसको उनको भी समझ में आए कि हाँ मतलब बहुत ही प्रिटी सी चीज़ें थी। स्वीट्स हैं तो स्वीट्स में गिव द नेम ऑफ द स्वीट्स इन हिंदी, इट्स ओके, क्योंकि ऑब्वियसली आप उसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं ले सकते हो, तो डिस्क्राइब करने के लिए आपको उसके हिंदी वर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा, ओके। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट वर योर फीलिंग्स, हाउ हैप्पी यू वर, हाउ ओवरजॉयड यू वर, और वहाँ पर आप कोई भी स्टोरी नहीं लिखोगे कि मेरे साथ ये हुआ या मैं गुम गया, जस्ट टेल दैट हाउ व्हाट वर योर फीलिंग सीइंग द फेस्टिवल। चाहो तो आप एक एक अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हो कि हाँ जो वहाँ के पीपल जैसे पहने हुए थे उनको देख के आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज वंडरिंग हाउ pretty they were looking at in the dresses that they have worn, or what were your feelings as you returned from the festivities, उस festival से जब आप वापस आए तो how you were feeling, how much you were missing the things, how the things were flashing from your eyes,
ओके वो सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन करोगे. दिस इज़ डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको सेंसरी इमेजेस लिखनी है एंड अलॉन्ग विद द योर फीलिंग्स. और इसमें एक और चीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, ऐसे राइटिंग का हमने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी हम बना चुके हैं, उसको भी देखना, जिसमें हमने लिखा था कि टू डू एंड नॉट टू डू लिस्ट ऑफ ऐसे राइटिंग, जिसमें एक्चुअली जो दिया होता है वो कहाँ से आया होता है, जो एग्जामिनर के कमेंट्स होते हैं कि हाउ अ ICSE स्टूडेंट शुड राइट एन ऐसे और ISC स्टूडेंट शुड राइट एन ऐसे. ठीक, तो इसमें यू विल ऑल्सो मेक कंपैरिजन्स. कंपैरिजन का क्या मतलब है, फिगर्स ऑफ स्पीचेस आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो वो भी वीडियो है, देख लेना उसको. ओके चैनल पे पड़ा हुआ है. कंपैरिजन्स आप कर सकते हो कि ये चीज़ ऐसी लग रही थी, ये जैसे एज ईजी एज ABC, तो ऐसे करके आप चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो. Next is, while you were at home during the lockdown due to pandemic, this you know, an exciting event took place that turned you into a local hero. Now this is a narrative essay. ओके नैरेटिव एसेज हम पहले ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं. नैरेटिव एसेज क्या होते हैं, जिसमें एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होती हैं और इसमें आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी जुड़े होते हैं. अब इसी का ही एक एग्जाम्पल आई विल गिव यू, दैट आई हैव ऑलरेडी मेड यू राइट इन ऐसे राइटिंग. ये हमने डिस्क्रिप्टिव वाला था जो हमने एक्सप्लेन कर दिया था. ठीक है, इसी के बाद ही आता है नैरेटिव ऐसे. देखो नैरेटिव में पहले चीज़ क्या लिखी हुई है, दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन. मतलब आप जो भी उसमें लिखोगे उसमें आपको डिस्क्राइब करना है कि व्हाट इवेंट्स वर देयर. उसके बाद एक राइजिंग एक्शन होना चाहिए, क्लाइमैक्स होना चाहिए, फॉलिंग एक्शन और डिनाउंसमेंट या फिर लेसन्स लर्नड. इसका क्या मतलब होता है, नाउ आई विल कम बैक टू द ऐसे जहाँ पर दिया हुआ है. सी सबसे पहले यू विल राइट द इंट्रोडक्शन कि यहाँ आप एक पूरी सिचुएशन को सेट कर रहे हो. आफ्टर सिचुएशन सेटिंग नेक्स्ट यू विल राइट द एक्साइटिंग इवेंट्स जो हुए थे वहाँ पर, दैट टर्न्ड यू इनटू अ लोकल हीरो. लोकल हीरो क्या मतलब है, जैसे एक बहुत ही रियल लाइफ सिचुएशन लो, दैट समवन वाज नॉट हैविंग फूड, दैट यू हैव प्रोवाइडेड देम फूड. उसको सिचुएशन को टर्न करो अपने अकॉर्डिंग. ओके ऑक्सीजन की कमी थी उस टाइम पर, पीपल वर नॉट गेटिंग मेडिसिन, पीपल वर नॉट एबल टू ब्रीथ इवन, और समवन वाज अनवेल एंड दे वांटेड एन एम्बुलेंस एंड यू अरेंज्ड समथिंग इन व्हाटएवर यू कैन टेक दैट पेशेंट टू द प्लेस. या फिर आपने कहीं मतलब कोविड अफेक्टेड एरियाज़ में या माइग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प की, तो वो कैसे की, उसका राइजिंग एक्शन क्या था. राइजिंग एक्शन मीन्स कि जब इवेंट्स जो है एक्चुअली बिगन हो रहे हैं. देन उसका क्लाइमैक्स पॉइंट, क्लाइमैक्स होता है जहाँ पर कोई स्टोरी टर्न करती है. जैसे अगर आप लोग ने वो वाली मूवी देखी होगी जॉली LLB 2, जॉली LLB 2 में यही चीज़ हुई थी कि जहाँ पर जो वो मेन टेररिस्ट था वो जब सबके सामने आया, दैट वाज अ राइजिंग पॉइंट, दैट वाज अ क्लाइमैक्स. देन फॉलोइंग कि हाँ अब धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही हैं, और लास्ट में व्हाट लेसन यू हैव लर्नड फ्रॉम दैट होल इंसिडेंट, वो आप इसमें लिखोगे. ओके that turned you a local hero. Please remember the keywords. Then comes next is advertisement should only present the truth and you have to write the argument against, for or against. देखो आर्ग्यूमेंटेटिव की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखा करो, यू आर ओनली सपोज टू राइट आइदर फॉर या फिर अगेंस्ट, इन द सेंस कि डोंट राइट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अ थिंग. सिर्फ एक साइड पे रहो, या तो इधर रहो या तो इधर रहो. डोंट हैंग ऑन द फेंस कि हम जाल पर हैं, ना हम इस तरफ जा सकते ना हम इस तरफ जा सकते हैं. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. सबसे पहली चीज़ स्टिक टू वन साइड. ओके पहले आप इसमें क्या करोगे, आर्ग्यूमेंटेटिव में सबसे पहले इंट्रोड्यूस योर टॉपिक. इंट्रोडक्शन का क्या मतलब है कि आपको ये नहीं बताना है कि एडवर्टीजमेंट शुड ओनली प्रेजेंट द ट्रूथ बिकॉज, तो ये नहीं आप लिखोगे. आप उसमें ही पहले ये बताओ कि व्हाट इज़ एडवर्टीजमेंट. ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से कर लेंगे क्योंकि उनका तो पूरा चैप्टर है कॉमर्स में एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड. ओके तो पहले आप एडवर्टीजमेंट की मीनिंग लिखो कि व्हाट एक्चुअली एडवर्टीजमेंट इज़. सेकेंड पार्ट से व्हाट यू विल बी डूइंग, आप एक आर्ग्यूमेंट पेश करो. आर्ग्यूमेंट वाद विवाद वाली चीज़ होती है, ठीक. और उसके बाद इसका एग्जाम्पल भी दो. एवरी टाइम यू विल डू इट,
एटलीस्ट 3 to 4 पैराग्राफ्स आपके इसके होने चाहिए। अब देखो इसमें क्या लिखा है, आगे एडवर्टीजमेंट शुड ओनली प्रेजेंट द ट्रुथ। तो कुछ इसके मेजर पॉइंट्स है। अगर आप लिख रहे हो कि पॉजिटिव साइड पर कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, अगर वो सिर्फ ट्रुथ प्रेजेंट करेंगे तो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस मीट होती हैं, कस्टमर्स विल ब्रिंग मोर कस्टमर्स, कस्टमर्स की ब्रांड लॉयल्टी रहती है। ओके और इन केस ऑफ लीगल प्रॉब्लम्स तो आप उन लीगल प्रॉब्लम से बचे रहते हो। ये सारे उसके प्लस पॉइंट्स होते हैं। अब इसमें आप अगर इसको आप इसके अगेंस्ट लिखना चाहते हो, मतलब दिस इज़ इमोरल कि आप मतलब एडवर्टीजमेंट शुड प्रेजेंट द ट्रुथ, बट इन केस आपको उसके लगता है कि आपको उसके नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा अच्छे आते हैं, अगर आप बहुत प्रैक्टिकल होकर के सोच रहे हो भाई हम झूठ नहीं बोलेंगे तो मेरा सामान कैसे बिकेगा, आप बहुत सारे शैम्पूज़ ले लो, बहुत सारे हेयर वाले हेयर ऑयल्स ले लो, इतने सुंदर हेयर उसमें दिखाए जाते हैं। तो what are they presenting? They are actually presenting a misleading statement. Okay, and why they do so? Because they have to earn profit, they have to increase their sales, they want to survive in the market, they want to grow in the market. तो ये भी points आप लिख सकते हो, but it should only be one side. different arguments plus their examples, दोनों चीज़ें आप लिखोगे। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट डोंट मेंशन द हेडिंग्स ऑफ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, सिर्फ आप पैराग्राफ चेंज करोगे फॉर ईच ऑफ द टॉपिक। ठीक है, देन नेक्स्ट इज होप इज अ काइंड ऑफ डिस्कर्सिव और आई वुड राइट एक्सपोजिटरी ऐसे। ओके ये कौन से तरह के ऐसे होते हैं, आपको एक टर्म दे दिया गया है, अब दिस इज अप टू यू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिस्क्राइब इट इन दैट पर्टिकुलर वे। होप का क्या मतलब है कि एक वर्ड है, अब यू कैन राइट डिफरेंट थिंग्स इन इट। ओके क्या क्या चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो, जैसे इट माइट इंक्रीज द हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को बढ़ाता है होप, इट गिव्स यू लाइफ, इट इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ, तो इट कैन गिव यू लाइफ। वॉट एल्स इज अबाउट होप, होप रिड्यूसेस द स्ट्रेस लेवल, ठीक है आपके लाइफ में स्ट्रेस को कम करता है, मोटिवेशन को बढ़ाता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन सो दैट यू कैन लिव योर लाइफ हैप्पीली। एंड नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो राइट अ शॉर्ट स्टोरी इन इट, शॉर्ट स्टोरी भी आप लिख सकते हो व्हेन यू आर सपोज टू राइट एक्सपोजिटरी एसेज, एंड शॉर्ट स्टोरी शुड बी वेरी गुड, इट शुड बी समथिंग कि आप भले ही उसको पास्ट टेंस में लिखो, भले आप उसमें कोई भी दैट डायलॉग्स ना मेंशन करो, जैसे एक नॉर्मल शॉर्ट स्टोरी होती है पास्ट टेंस में लिखी होती है, पूरी की पूरी इनडायरेक्ट फॉर्म में होती है, आप वैसे भी लिखोगे देन ऑल्सो यू विल गेट द मार्क्स, बट ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। एक वर्ड, थिंक ऑफ द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ इट, ओके, and in expository essays you can also mention the short stories. Then after this is be the change you want to see. Now this is a kind of reflective essay, okay, likha present your reflections on this, so this is a kind of reflective essay। वैसे हमने बहुत सारे essays के parts करवाए थे, तो यही उसका पार्ट है। देखो रिफ्लेक्टिव में अब आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंटेटिव आई हैव टोल्ड यू, जस्टिफिकेशन सारी चीज़ें थी, ये वाला पीडीएफ भी हमने आपको सेंड किया था। सी यू आर सपोज टू राइट, डोंट राइट शॉर्ट स्टोरीज इन रिफ्लेक्टिव ऐसे, जैसे इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी। ओके महात्मा गांधी ने ये चीज़ बोली थी, वी मस्ट बी द चेंज वी विश टू सी इन द वर्ल्ड, तो ये एक कोटेशन दी हुई है और उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक, रिफ्लेक्टिव एसेज में सबसे पहले डोंट राइट एनी सॉर्ट ऑफ शॉर्ट स्टोरी इन इट, कुछ भी कहानी, मतलब कोई भी थर्ड पर्सन की कहानी आपको, सेकंड पर्सन की कहानी आपको लिखनी नहीं है। मेटाफोरिकल मीनिंग को एक्सप्लेन किया करो या उसके अंदर की जो हिडन मीनिंग है, नॉट नेसेसरली कि हाँ अगर एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया है तो आप सिर्फ उस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब कर दो, ये नहीं करना चाहिए, उसके अंदर की जो मीनिंग होती है उसको बाहर निकालो। ओके, डोंट सिंपली डिस्क्राइब द टॉपिक, यू कैन यूज़ प्रोवर्ब्स, बहुत बच्चे कोटेशंस मेंशन कर देते हैं कहीं, तो इन विच काइंड ऑफ ऐसे यू आर सपोज टू मेंशन द कोटेशंस, यू कैन मेंशन इट देयर वेयर इट इज़ ओनली रिफ्लेक्टिव ऐसे, and you are supposed to write number of ideas and illustrations
एंड यू कैन राइट एनी स्मॉल पार्ट, एक पैराग्राफ में एक छोटा सा हिस्सा आप मेंशन कर सकते हो अपनी स्टोरी का, बट आप कोई भी शॉर्ट स्टोरी में मतलब बिगर टॉपिक आप उसमें नहीं लोगे। ओके तो यही सारी चीज़ें थी इसमें। बी द चेंज यू विश टू सी, कि अगर आप कोई भी चेंजेस, लाइक सपोज यू वांट टू गो फॉर पंचुअलिटी, अगर आप दूसरों को ये बताते हो द पीपल शुड बी पंचुअल इन द लाइफ, तो फर्स्ट यू नीड टू बी द सेम, यू शुड बी पंचुअल, देन गिव लेसन्स टू समवन एल्स दैट आई वांट यू टू बी ऑन टाइम। ठीक, तो ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए। देन लास्ट इज एन ओरिजिनल स्टोरी दैट बिगिंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स, ही स्टूड इन द किचन वंडरिंग व्हाट टू डू एंड व्हेन। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है, वेट लेट मी डिलीट दिस मच पार्ट। He stood in the kitchen wondering what to do. Now this story is supposed to begin with it, so you will begin with the same. Don't write any other thing. जो चीज़ लिखी हुई है, जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है उसको वहीं से स्टार्ट करो, या जहाँ से एंड हो रही है उसको वहीं पर एंड करो। जिस स्टेटमेंट से बाद में आप इस ही का नाम मेंशन कर सकते हो। ओके, लेटर यू विल मेंशन इट, लेटर यू विल ऑल्सो मेंशन द सिचुएशन, कि वो पर्सन यहाँ पर कैसे फंसा। He stood still in the kitchen wondering what to do when there came a rat and the rat was very, imagination है, story आप उसको किसी भी फॉर्म में ले जा सकते हो। then there came a rat, एक चूहा आया, चूहा was the मतलब it was some sort of extraordinary rat who can speak, so I kept his name, that rat's name, आपने उसका कोई भी नाम रख दिया, ऑलिवर रख दिया। ठीक, ऐसे करके आप इसको बना सकते हो। अब स्टोरीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं जो एक्चुअली आपको मेंशन करनी होती हैं, अब वो देख लो सबसे लास्ट में। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब हम आपको बता चुके हैं अभी। फैक्ट्स और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है जैसे होप वाला। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, स्टोरी वाला पार्ट, लास्ट इज द स्टोरी, ओपनिंग सेंटेंस शुड बी कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, यू शुड यूज़ नैरेटिव, सॉरी इट शुड नॉट बी नैरेटिव। आपको स्टोरी लिखनी है तो आप उसमें प्रॉपर डायलॉग्स मेंशन करो। डोंट प्लेगराइज, प्लेगराइज मीन्स होता है कि आपको किसी और चीज़ को कॉपी नहीं करना है। बी ओरिजिनल, ओके, डोंट कॉपी एनी सॉर्ट ऑफ मूवी, डोंट कॉपी एनी सॉर्ट ऑफ स्टोरी। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि जो भी आएगा उसमें ये मर्चेंट ऑफ वेनिस उसमें मेंशन कर देंगे, या वो कौन सी स्टोरी ऑफ एन आवर मेंशन कर देंगे, लिटिल मैच गर्ल, मतलब कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर वो स्टोरी डाल देंगे जो हमने पहले से पढ़ी है, बट यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। ओके, देन राइट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट शुड बी रिटन आइदर इन फर्स्ट पर्सन आई और थर्ड पर्सन ही शी दे। ठीक, अब इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, देयर शुड बी प्लॉट, सेटिंग होनी चाहिए, प्लॉट एक छोटी समरी, समरी इज़ नॉट नेसेसरी, आप उसमें चाहो तो एक सेटिंग भी मेंशन कर सकते हो कि ये चीज़ ऐसे करके स्टार्ट हुई है, और उसके बाद उसमें कौन कौन कैरेक्टर्स थे। यू विल मेंशन डायलॉग्स ऑल्सो एंड अ लॉजिकल एंडिंग शुड बी देयर। ओके, और ये वाला PDF हमने ऑलरेडी सेंड कर दिया आपको टेलीग्राम पे ऐसे राइटिंग के नाम से, तो उसको ढूंढ लेना। अब ये सारी चीज़ें आपकी शॉर्ट स्टोरी में थी। आफ्टर शॉर्ट स्टोरी व्हाट कम्स इज़ द पार्ट ऑफ, this is speech writing, you are asked to give a speech। okay, speech writing है, speech writing is a part of directed writing। speech writing का हम एक और आपको क्वेश्चन करवा चुके हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आया था, that was about the farewell speech, this is about the morning assembly। अब morning assembly में you are supposed to speak on the topic waste not, want not, use। okay, ये जो नहीं, वेट, वेस्ट नॉट, वॉन्ट नॉट, इसको आपको इसमें यूज़ कर, इसको आपको लिखना है इसमें। तो ये जो आपका पूरा टॉपिक है, हाउ यू विल स्टार्ट इट, पहली चीज़ डायरेक्टेड राइटिंग में कोई भी फॉर्मेट नहीं होता है, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं सिर्फ उनको एलैबोरेट करके लिख दो, ऊपर नीचे कर सकते हो, बट एक लॉजिकल अरेंजमेंट होना चाहिए। सबसे पहले व्हाट यू विल डू, यू आर सपोज टू ग्रीट एंड एड्रेस टू द गैदरिंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, या जो भी टीचर्स हैं वहाँ पे, मैनेजर्स, प्रिंसिपल हैं, आप उन सबको गुड मॉर्निंग करोगे। ठीक, थैंक यू बोलोगे दैट यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन द टॉपिक वेस्ट नॉट, वांट नॉट। देन यू विल राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सिंपल सिंपल सी इसमें चीज़ें, देयर इज़ नथिंग
टू एक्सप्लेन इट मच, क्योंकि ये आप चीज़ें बहुत सिंपल हैं, आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो। हर चीज़ को एक छोटे छोटे पैराग्राफ में लेकर के आप बना दो इसको, ठीक। केयरफुल यूज़ ऑफ द फूड, हाउ यू कैन यूज़ इट केयरफुली, नॉट टू वेस्ट इट। देन केयरफुल यूज़ ऑफ मनी, कंजर्विंग एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। ये पूरा जो टॉपिक है, अगर आपको इन जनरल इसको कहीं ढूंढना हो तो यू कैन सर्च द टॉपिक एज सस्टेनेबल कंजम्पशन। ओके, इस नाम से आप इस टॉपिक को ढूंढोगे तो भी आपको मिल जाएगा। एंड यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो। ज़रूरी नहीं है, हम सिर्फ आइडिया लेने की बात कर रहे हैं कि हाँ आप वैसे करके उसको सर्च कर सकते हो। देन दिस इज़ द होल स्पीच राइटिंग टॉपिक, दैट इज़ ऑफ हाउ मच मार्क्स, 15 मार्क्स। ओके, ऐसे राइटिंग कितने मार्क्स की थी, 20 मार्क्स की, ये 15 मार्क्स का है। एंड हाउ मच यू आर सपोज टू राइट, एटलीस्ट सम अराउंड, देखो स्पीच राइटिंग में कोई मार्क्स नहीं लिए हुए, इसमें 150 दिया हुआ है, 150 सम अराउंड 1.5 पेजेस। तो इसको कीप इट अराउंड 2 पेज, क्योंकि आपकी A4 शीट्स आती है 2 पेजेस, और 2.5 या 2.5 पेजेस का यू आर सपोज टू राइट द स्पीच राइटिंग और द डायरेक्टेड राइटिंग। ओके, देन नेक्स्ट इज द प्रपोजल राइटिंग। प्रपोजल राइटिंग में फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू डू, प्रपोजल राइटिंग के भी हम आई गेस 2 ही वीडियोज़ हम कर चुके हैं इसमें, ठीक है। इसका एक स्पेसिमेन और ये लिया था, और इसको भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, हम सब सॉल्व करवाएंगे इन डिटेल। क्या लिखा हुआ है, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल ऑफ XYZ स्कूल यू हैव बीन आस्क्ड टू ऑर्गेनाइज अ फूड फेस्टिवल। सबसे पहले आप इसमें क्या लिखते हो, हेडिंग लिखते हो। व्हाट थिंग यू विल राइट इन द हेडिंग और इंट्रोडक्शन। 1 मिनट, सबसे पहले आप इसका टाइटल लिखोगे, व्हाट इज़ द टाइटल, प्रपोजल टू ऑर्गेनाइज अ फूड फेस्टिवल, प्रपोजल टू ऑर्गेनाइज अ फूड फेस्टिवल। ओके, फिर इसमें सबसे पहले आप लिखोगे हेडिंग, हेडिंग में गिव द पर्पस ऑफ योर प्रपोजल, क्यों आप करना चाहते हो, वाई यू वॉन्ट टू डू इट, बिकॉज फॉर द वॉट एवर। देखो इसमें ऑलरेडी एक पर्पस जो है आपको दिया ही हुआ है, आप इसको भी मेंशन कर सकते हो। द पर्पस फ्रॉम द प्रोसीड्स from the sale of the food will be donated to an animal shelter nearby, so that the students are inculcated with the spirit of helping the animals or loving the animals। ये आपका पहला हेडिंग हो सकती है। हेडिंग इन द सेंस कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें आप पर्पस बताते हो वो हो सकता है। आफ्टर हेडिंग इज़ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स में आप क्या मेंशन करोगे, हाउ इट विल, ये जो फूड फेस्टिवल है ये कैसे बेनिफिट करेगा स्टूडेंट्स को। ओके, स्टूडेंट्स को, और वो भी कौन सा बेनिफिट होना चाहिए, सम सॉर्ट ऑफ इंटरनल, जो उनके माइंड सेट को चेंज करने वाला, हृदय परिवर्तन जिसे बोलते हैं, तो वो उसको प्रॉपरली चेंज कर, जैसे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो द डिफरेंट काइंड ऑफ डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स इंडियन कुजीन, क्योंकि फूड फेस्टिवल है। एंड सेकेंड, दे विल ऑल्सो बी इनकलकेटेड विद द स्पिरिट, मतलब इसमें आप लविंग नेचर उनका शो करो कि हाँ दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द एनिमल्स, whatever proceeds will be there, it will be given to the animal shelter, so the students will be what they will be inculcated with the spirit of loving the animals, ठीक। then last after this list of measures होते हैं कि कहाँ कब कैसे क्यों होगा, ये ऑलरेडी आपको पता होता है। लिस्ट ऑफ मेजर्स क्या होते हैं, जिसमें आप नेम, जगह का नाम, देन प्लेस, देन डेट, और अगर कोई इंस्ट्रक्शंस है कहाँ कब कैसे क्यों करवाया जाएगा वो आप इसमें लिखोगे। लास्ट इज़ द कंक्लूजन, कंक्लूडिंग लाइन आप इसको कहते हो, कंक्लूजन हेडिंग नहीं मेंशन होती है, ये इसमें किया जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है ऑफ फंक्शनल ग्रामर। देखो एक चीज़ इसमें बस समझा करो, वेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन, डोंट चेंज द मीनिंग। ओके, don't change the meaning of the essay whichever you are writing। क्या इसमें कहा गया है, they are फर्स्ट वाला, देखो ये this is z मतलब इन द सेंस कि ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, द हैवी रेन शावर्स ऑफ रेन रिवाइव्ड द प्लांट्स वर रिवाइव्ड बाय द
showers of rain. तो ये वाला आपको लिखना नहीं है. Your questions will start from here. This one only I have solved. मतलब ये जितना भी फंक्शनल ग्रामर पोर्शन है वो हमने सॉल्व कर दिया है. इसमें अगर आपको कोई डेविएशन लगता है कि ये नहीं ये होना चाहिए तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल अगेन रीचेक इट. ओके, फर्स्ट इज दे आर रिपेयरिंग माई पियानो एट द मोमेंट. तो ये क्या हो रहा है? दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ एक्टिव पैसिव. एक्टिव पैसिव आपने पढ़ा होगा. ओके, क्या लिखा है? दे आर रिपेयरिंग माई पियानो एट द मोमेंट. तो माई पियानो जब भी ING होता है तो क्या लगता है उसमें? बीइंग लगता है. माई पियानो इज बीइंग रिपेयर्ड. थर्ड फॉर्म पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है. माई पियानो इज बीइंग रिपेयर्ड एट द मोमेंट. और एक्टिव पैसिव में हम टेंस को कभी भी चेंज नहीं करते. जो टेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम टेंस को चेंज करते हैं बट एक्टिव पैसिव में हम टेंस नहीं चेंज करते हैं. ओके, तो माई पियानो इज बीइंग रिपेयर्ड एट द मोमेंट. देन इफ यू डू नॉट रीच द थिएटर अर्ली you will not get a good seat. Now how it will start? It will start from unless you reach the theater early you will not get a good seat. ठीक. Third is there were many obstacles yet she succeeded in her mission. तो it will start as although no sooner. ये वाले बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत आता है एग्जाम में. हार्डली हैड बहुत आता है, स्कार्सली बहुत आता है. तो although there were many obstacles she succeeded in her mission. यहाँ पर yet लगेगा बट although के साथ you will only use comma. उसमें कुछ भी नहीं लगता है एक्स्ट्रा. Then chocolate cake is the best dessert I have ever eaten. Now this is a kind of superlative. At degrees of comparison आपने पढ़ा होगा. इसको पढ़ने के लिए you are supposed to write. इसका हम एक वीडियो करवा देंगे आपको एडजेक्टिव वाला जिसमें इंटरचेंज होता है. ठीक. तो दिस इज सुपरलेटिव एंड वेन एवर यू विल स्टार्ट विथ नो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. जो सेंटेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव जाएगा. चॉकलेट केक इज़ द बेस्ट डेजर्ट आई हैव एवर ईटन. तो नो अदर डेजर्ट आई हैव एवर ईटन इज एज गुड. बेस्ट है तो इज एज गुड एज अ चॉकलेट केक. ठीक. देन नेक्स्ट इज scarcely did the famous store open when they all rushed in. तो it will be written as soon as the famous store opened comma they all rushed in. सिर्फ कॉमा लगा करके इसमें लिख दोगे. no sooner अगर आप लिखते हो तो no sooner के साथ क्या लगता है? than लगता है. और hardly had के साथ क्या लगता है? when लगता है. ये अलग अलग चीज़ें, इनको ध्यान रखना. Okay, then comes the most horrible prepositions. I've written it. in case आपको कोई गलत लगता है इसमें प्लीज़ मुझे बता देना क्योंकि ये मेरा भी बहुत ज़्यादा एवरेज टॉपिक है. I don't have a very much great command over preposition. She decided not to give in to the pressure. give in का क्या मतलब होता है कि आप हार मान लेते हो या फिर you admit defeat. Okay, then next is the teacher asked me to give away the worksheets. Then the young man set up his own business. D1 is the CEO set down the rules on the very first day of the year. set down का क्या मतलब होता है? record something in writing. कुछ writing में लिखना is known as set down. और इसके लिए आपको क्या पढ़ना ज़रूरी है? you are supposed to learn the phrasal verbs. उनको पढ़ो और उनको practice करो. phrasal verbs and words followed by preposition भी पढ़ोगे इसके लिए. Then next is when his friends come home he puts on a fake accent. Then F, do not put off for tomorrow. What you can do today. put off का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को postpone करना. Okay, then G is she advised me not to look back on what had already happened. look back means पीछे देखना जो ऑलरेडी हो चुका है. नेक्स्ट, इफ़ यू लुक इन टू इट केयरफुली यू कैन सी द मार्क. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे उसको तो यू विल सी द मार्क. देन गो थ्रू द डॉक्यूमेंट को पूरा अच्छे से पढ़ो केयरफुली बिफोर यू साइन इट. एंड लास्ट इज द प्राइस ऑफ द गोल्ड इज़ नॉट लाइकली टू गो डाउन एनी टाइम सून. ओके, देन नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ टेंसेज. अब टेंसेज के पार्ट में प्रैक्टिस द टेंसेज मोर. और इसमें यूजुअली क्या होता है कि आपको चीज़ों को पास्ट टेंस में कर देना है. मोस्टली ये होता है, हमेशा नहीं, बट ऑलवेज वेन एवर यू विल अटेम्प्ट दिस पार्ट
सॉल्व करके उसको दोबारा रीड किया करो सो दैट आपको वो चीज़ें गलत ना लगे. दिस इज़ ऑल्सो 5 मार्क्स जिसमें आपको पूरा पैसेज लिखना है, बट यू आर नॉट सपोज टू राइट द पैसेज, सिर्फ उसकी करेक्ट नंबरिंग लिखा करो. ओके. एज अ हाईवे पुलिसमैन वॉज वॉचिंग, वॉच का हो जाएगा वॉचिंग, ही नोटिस्ड द थिंग विल गो इन पास्ट टेंस. He noticed a car inching along really slowly, thinking that an extremely slow car is dangerous as a speeding one. He pulled the car aside. Everything will be in past tense. He approached, इसका approach का past tense, it and noticed that there were 5 old ladies, 2 in the front, 3 at the back, looking wide-eyed and white as ghosts. द लेडी हु हैड बीन ड्राइविंग, ये कौन सा फॉर्म होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो उसके साथ ing लगेगा. ड्राइविंग. सेड द ऑफिसर आई वॉज नॉट स्पीडिंग. डिड यू पुल मी अप? द ऑफिसर रिप्लाइड, इसका पास्ट टेंस हो जाएगा, दैट गोइंग बिलो द स्पीड लिमिट वॉज डेंजरस फॉर अदर ड्राइवर्स स्लोअर दैन द स्पीड लिमिट. No sir, I was doing exactly 22 miles per hour, the woman said. Okay. Was के साथ ing लगता है. This is continuous form, present past continuous. The old woman said proudly, pointing out to the board. The officer chuckled. Chuckled क्या होता है? एक भीनी सी मुस्कान देना. That is chuckled. And said, ma'am, that's the route number and not the speed number. A bit embarrassed, the women smiled and thanked. उन्होंने ऑफिसर को थैंक यू बोला for pointing the error. As she started the car, the officer said, before I let you go, I must ask for these other ladies, okay? Are these other ladies okay? They seem to be a bit shaken and have not uttered a word. और लास्ट में ओ they'll be all right a bit, we just got off route 119. ओके. देन लास्ट इज द कॉम्प्रिहेंशन. अब कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक्चुअली करना क्या होता है? रीड द होल कॉम्प्रिहेंशन. एक बार नहीं, पहले एक पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स, प्रेसी पढ़ो, फिर दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो और रिलेट करके पूछो कि अच्छा ये चीज़ें पूछी गई हैं. सो दिस पैराग्राफ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ओके. हियर व्हाट आई विल बी टेलिंग यू कि कॉम्प्रिहेंशन में किस पार्ट में आपको क्या लिखना होता है. देखो, सबसे पहले दिया हुआ है गिव इन बिलो आर 3 वर्ड्स एंड फ्रेजेस, फाइंड द वर्ड विच हैव सिमिलर मीनिंग इन द पैसेज. ये आपको क्या दिए? मीनिंग्स दी हुई हैं वर्ड्स की. ठीक. और ये वर्ड्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये वर्ड आपको मिलेगा पैसेज में. मीनिंग इज गिवन, यू कैन सी इट एज सिनोनिम्स. सिनोनिम्स आर गिवन. सिनोनिम्स आपको दिए हुए हैं, आपको उसका वर्ड ढूंढना है पैसेज में से. ये सबसे सिंपलेस्ट होता है, मतलब सबसे सिंपलेस्ट एक्सरसाइज होती है, क्योंकि यू जस्ट नीड टू नो कि हाँ इस वर्ड को ये भी कहा जाता है. प्रैक्टिस अ बिट ऑफ सिनोनिम्स ऑल्सो. आपको पता होना चाहिए कि अगर फियर है तो फियर को और क्या बोलते हैं. ठीक. नेक्स्ट इज फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स बिलो राइट अ सेंटेंस ऑफ एटलीस्ट 10 वर्ड्स. आपको क्या करना है इसमें? मेक सेंटेंस करना है. बचपन में बहुत किया होगा. यूजिंग द सेम वर्ड अनचेंज्ड इन फॉर्म बट विद अ डिफरेंट मीनिंग. अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल देखो, एक वर्ड दिया हुआ है क्रॉस. ठीक. क्रॉस के 2 पार्ट्स हो सकते हैं. एक हो सकता है ये वाला जो साइन होता है, इसको भी हम क्रॉस कहते हैं. एक होता है, एक देखो साइन होता है जिसको हम क्रॉस कहते हैं. एक होता है द वर्ब, जब आप कोई भी रोड क्रॉस कर रहे हो, लाइन क्रॉस कर रहे हो, तो एक पार्ट उसमें ऑलरेडी दिया है. सपोज करो कि साइन वाला जो पार्ट है, मतलब साइन के जैसा जो मीनिंग है वो उसमें दिया है, तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको अदर वाला वर्ब लेना है और उसका उठा करके आपको सेंटेंस बना देना है. ठीक. डिफरेंट मीनिंग होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट. क्रिकेट इज़ अ मैच ऑल्सो, क्रिकेट इज़ एन इंसेक्ट ऑल्सो. तो वही चीज़ यहाँ पे आपको करनी है, जो दिया है उसके अलावा वाली मीनिंग लेनी है. Okay, then a few questions are given. Use your own words in the question. जैसे समझ में आता है, थोड़ा बहुत मिस्टेक करोगे तो भी चलेगा, but write it in your own words. Don't write simply what has been given. Then last is précis writing. See, précis writing में एक चीज़ होती है, you are required to write up the summary in the form
ऑफ द कनेक्टेड पैसेज इन अबाउट 100 वर्ड्स। और कौन सा पैराग्राफ आपको इसमें लेना है, 6 to 9 वाला पैराग्राफ, ये हम अलग से फिर से करवाएंगे। फेलियर टू कीप विद इन द वर्ड लिमिट विल बी पेनलाइज। एंड हाउ मेनी वर्ड्स यू आर सपोज टू राइट, 100 वर्ड्स। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ग्रिड लाइन्स जो आप बनाओगे दैट शुड बी ऑफ 10 रोज एंड 10 कॉलम्स, अगर आपकी राइटिंग छोटी है, नहीं तो आप उसको और इंक्रीज भी कर सकते हो। ओके अब देखो मतलब हाउ इट इज़ रिटन, इवन दो बहुत सारे प्रेसीज के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। प्रेसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी बड़ी सी चीज़ को उठा करके छोटे में लिखना। समराइजिंग इट इज़ नोन एज प्रेसी राइटिंग। प्रेसी में सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू डू इज़ टू राइट द की पॉइंट्स। की पॉइंट्स का क्या मतलब है कि अगर आपको ये 3 पैराग्राफ दिए 6 to 9, तो व्हाट थिंग्स आर देयर जो आप एक्चुअली इसमें से ढूंढ के लिखोगे। भाई तीनों पैराग्राफ तो 100 वर्ड्स में नहीं आ सकते, तो राइट दोज पॉइंट्स। ओके नेक्स्ट यू आर सपोज टू मेक अ रफ ड्राफ्ट। रफ ड्राफ्ट किससे बनाओगे, ये आपका बनता है पेंसिल से, ठीक। नेक्स्ट यू विल फेयर इट आउट। भाई हो सकता है कि इसमें मेरे जो वर्ड्स हैं वो 120 भी हो जाएं, हो सकता है कि 80 वर्ड्स हो जाएं। तो अब आपके पास एक मतलब एक रफ लिमिट हो गई है, ये आप पेंसिल से बनाओगे। एंड देन यू विल मेक द फेयर ड्राफ्ट। बी वेरी केयरफुल। आपको स्कूल में बोला जा सकता है कि आपको सिर्फ फेयर ड्राफ्ट बनाना है, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि आपकी जो मार्किंग है वो सिर्फ आपके फेयर ड्राफ्ट के बेसिस पे होगी, एंड दैट टू शुड बी इन द ग्रिड लाइन, ठीक। ग्रिड लाइंस के बेसिस पे आप इसको करोगे। बट अगर आपको लगता है कि ये सारे पॉइंट्स हमें लेने चाहिए बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल और आपके पास टाइम इनफ है इसके लिए, तो गो फॉर इट, ठीक। नाउ दिस मच वॉज अ होल पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन एंड द पेपर। इसमें कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। वन थिंग अगेन आई विल बी रिपीटिंग इट आउट। देखो अब आपको ये सारे ऐसे समझ में आ गए, अपने अकॉर्डिंग जितने भी आपको इसमें टाइम लिमिट्स दी हुई हैं कि 45 मिनट्स में ये करना और 55 मिनट्स में ये करना। सिर्फ एक लास्ट चीज़ इसमें समझो कि कंप्लीट योर ऐसे विद इन 40 मिनट। ओके देन कंप्लीट योर डायरेक्टेड राइटिंग विद इन 50 मिनट्स। इसको कैसे ले सकते हो 50 मिनट, जैसे 30 + 20। डायरेक्टेड राइटिंग थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल हो जाती है, तो डायरेक्टेड राइटिंग को 30 मिनट्स दे दो और 20 मिनट प्रपोजल राइटिंग को दे दो। 30 मिनट्स फॉर फंक्शनल ग्रामर इज़ नॉट नेसेसरी, आप इसको 20 मिनट्स में भी कर सकते हो। हाँ कॉम्प्रिहेंशन में आपको टाइम लग सकता है। ओके सो जो भी बचेगा टाइम आपके पास, अगर आप 5 मिनट सब में से कम भी कर रहे हो, जो टाइम आपके पास बचेगा उस टाइम में यू कैन रिवाइज द होल टॉपिक। एंड आई एम सीरियसली टेलिंग यू, एक बार भी रिवीजन कर लोगे ना, आपके 5 मिस्टेक्स निकल आएंगी और 5 मिस्टेक्स विल कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट 2.5 मार्क्स। तो वो 2.5 नंबर आपके ज़रूर बच जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, आप इसको कोई भी पार्ट को पहले कोई भी पार्ट को बाद में कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश। जैसे बच्चे क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रामर करने का उनको ज़्यादा मन करता है पहले कि छोटा सा टॉपिक है करके निपटा सकते हो, तो इट्स ओके, यू कैन डू इट। उसको करके ख़त्म करोगे देन ऑल्सो इट्स ओके। बट काउंसिल सजेस्ट नॉट टू राइट द एसे एट द लास्ट। एसे को पहले किया करो, चाहे तो सबसे पहले या चाहे तो थोड़ा सा बाद में, लेकिन इट शुड बी डन इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, क्योंकि लास्ट में यू डोंट हैव इनफ टाइम कि आप चीज़ों के बारे में सोचो। आप क्या करते हो, 20 नंबर का ऐसे होता है, इतना सा लिख करके ख़त्म कर देते हो। ये चीज़ मत किया करो। एंड यू शुड बिगिन द आंसर, ईच आंसर विद अ फ्रेश पेज। हर क्वेश्चन का आंसर को नए पेज से, पार्ट है जैसे फंक्शनल ग्रामर है तो उसके पार्ट को आप सेम पेज में कंटिन्यू कर लो, बट ऐसे प्रपोजल राइटिंग, डायरेक्टेड राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी अलग अलग पेज से किया करो। ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. Tell me if you have, tell me if you have not, and if you have any problem in any of the topics of English, please mention in the comment box. Until then, just be your best. Thank you.